नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। सबसे पहले बात लखीसराय की खबर की करेंगे, जहां पर हथियार तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। सूर्यगढ़ा के राहतपुर दियारा में छापेमारी के दौरान मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने वाले सामान के साथ 6 को धर दबोचा है। क्या है खबर और उसके मायने क्या हैं, सब कुछ समझिए। अगर ये पिस्टल तैयार हो जाते, अपराधियों के हाथों तक पहुंच जाते, तो क्या होता आप बखूबी समझ सकते हैं। लखीसराय के राहट दियारा इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। दियारा इलाके में 6 जगहों पर ये हथियार बनाए जा रहे थे। गन बनाने के लिए फैक्ट्री में जो सामान बरामद हुए हैं, उसे भी गौर से देखिए। मतलब दियारा इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का खेल चल रहा था। पुलिस के मुताबिक अवैध गन फैक्ट्री में बने इन हथियारों को पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली और दूसरे राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। इसमें जो एक खास महत्वपूर्ण बात आ रही है, जो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के ये अंतरराज्यीय और अंतर जिला गिरोह इसमें इन्वॉल्व है, तो एक बहुत बड़ी सफलता है। इसमें इसी क्रम में जो 6 कारीगर और जो राजा सिंह है, जिसके यहाँ पे काम हो रहा था, जो मास्टरमाइंड है, ये इन 7 की गिरफ्तारी हुई है। गन फैक्ट्री का सरगना राजा सिंह समेत 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि गन फैक्ट्री के तार और कहां-कहां से जुड़े हैं। फिलहाल पुलिस की इस कामयाबी से निश्चित तौर पर अपराधियों का बड़ा सिंडिकेट ध्वस्त हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो अपराधियों के बड़े सिंडिकेट को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। अब इस खबर को जरा समझिए। लखीसराय का सूर्यगढ़ा इलाका नक्सल प्रभावित है, मतलब नक्सलियों को भी हथियार सप्लाई होने की संभावना है। पुलिस के मुताबिक कई राज्यों से तस्करों के तार जुड़े हुए थे। लखीसराय से अपराधियों का बड़ा नेक्सस जुड़ा हुआ था। गिरफ्तार सभी तस्कर मुंगेर के रहने वाले हैं। गन फैक्ट्री को लेकर मुंगेर हमेशा सुर्खियों में रहता है। माना जाता है कि मुंगेर में हथियारों का इतिहास मीर कासिम के समय से चला रहा है। मुंगेर लखीसराय से महज 50 किलोमीटर दूर है और ये एक बड़ी सफलता इस नजरिए से कही जा रही है। इधर एक बार फिर झारखंड की कोल सिटी में कोहराम मचा। 2 गुट आपस में भिड़े और मामला फायरिंग तक पहुंच गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। ये सब कुछ क्यों हुआ, आप भी जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से एक बार फिर कोल सिटी थर्रा उठी। खुलेआम फायरिंग से कोयला नगरी कांप उठी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीसीसीएल के धनसार इलाके में विश्वकर्मा कोलियरी में वर्चस्व को लेकर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। पीछे ध्यान देना, पीछे ध्यान देना, पीछे ध्यान। एक दूसरे पर रोड़ेबाजी की जा रही है और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस लाठियां चटका रही है। एक तरफ बीजेपी समर्थित युवा बेरोजगार मंच के मजदूर थे, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा और वाम दलों के समर्थक थे। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में पार्टियों का बैनर आप देख सकते हैं। तो लगातार 2018 से हम लोग का मांग यही है कि जो भी लाभ है और माझी बस्ती के लोग हैं वो लोग काम करें, लेकिन जो लोधना से, सिंदरी से बाहरी लोग आके काम कर रहे हैं, वो लोग इसमें उसके जगह पे लोकल लोग काम करें, धनसार के ही काम करें। दरअसल बीसीसीएल के धनसार कोलियरी विश्वकर्मा परियोजना में लंबे समय से डीओ ट्रक लोडिंग को लेकर तनातनी चल रही थी। आज विश्वकर्मा परियोजना के लोडिंग पॉइंट में ट्रक लोडिंग का काम शुरू होना था, जिसके लिए ट्रक लोडिंग के लिए पहुंच भी चुके थे। इसी दौरान सभी गुट के लोग लोडिंग पॉइंट पर पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सीआईएसएफ के जवान और पुलिस कर्मियों ने हालात को काबू करने की कोशिश की,
लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। मजदूर संगठनों के समर्थक आपस में भिड़ गए और मामला गोलीबारी तक पहुंच गया। पुलिस भी एक्शन में आ गई। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। पीछे ध्यान देना, पीछे ध्यान देना, पीछे ध्यान देना। इतना हंगामा हुआ, रोड़ेबाजी हुई, पुलिस ने लाठियां चलाई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक यहाँ न लाठी चली न पत्थर। विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में पिछले 3 साल से ट्रक लोडिंग बंद है। फिलहाल 600 टन कोयला का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन पूरा मामला स्थानीयता के चक्कर में उलझ गया। लेकिन असल मुद्दा कोलियरी पर कब्जे का ही है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और अब जरा इस खबर को समझिए। धनबाद में दरअसल कोयले की खान है। करोड़ों में कोयले का कारोबार यहां पर होता है। अवैध खनन और ढुलाई रंगदारी को लेकर अनुमान है कि सालाना 500-600 करोड़ रुपए से अधिक का खेल होता है। कोलियरी पर वर्चस्व को लेकर लड़ाई 5 दशक से जारी है। वर्चस्व की लड़ाई में अब तक 350 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वर्चस्व के लिए दूसरे राज्यों के माफिया की मदद की खबरें भी सामने आती रहती हैं और एक बार फिर से वर्चस्व की यही लड़ाई यहां पर देखने को मिली। उधर वैशाली में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने बैंक लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने बैंक से दिन दहाड़े 47.5 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए। वहीं वारदात के बाद प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैशाली में बेखौफ अपराधियों का तांडव। एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े बड़ी लूट। अपराधियों ने लूटे 47 लाख रुपए। 2-3 बाइक पर सवार 6 से 7 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और काफी देर तक लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला वैशाली के कंचनपुर स्थित एक्सिस बैंक का है। सुनिए लूट की पूरी कहानी बैंक के कैशियर की जुबानी। कितने लोग थे सर? 7-8 आदमी के आसपास थे। अच्छा, तो क्या सब कैसे एंट्री रोल लिया? मतलब अचानक से गेट पे अचानक से एकदम हेलमेट डाले हुए थे। आकाश सब बोले कि हेलमेट हटा दीजिए। अच्छा, तो उसके बाद वो सब अपना तब तक बंदूक तुम निकाल के कैश पे थे, कैश में आके कर दिया। लूट की इस बड़ी वारदात के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। ये एक्सिस बैंक है और जदूपुर थाना अंतर्गत पड़ता है कंचनपुर जगह। यहाँ से 40 लाख की लूट की बात सामने आ रही है। जो दिख रहा है कि बैंक में डकैती करते हुए 6-7 लोग से हैं, उनके पास हथियार हैं और हम लोग को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। एरिया जिसमें वो भागे हैं वो शटल हम लोग को उसमें से एनालाइज कर रहे हैं एंड वी आर लुकिंग फॉर द नियर बाई एरियाज। जिन कुछ पर काम किया जा रहा है तो जल्दी हम इसको ट्रैक से कर। बिहार में अपराध एक बार फिर से चरम पर है। लूट, हत्या और डकैती की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इनमें से कई कांडों का खुलासा होना बाकी है। बावजूद इसके पुलिस जांच का हवाला कर अपना पल्ला झाड़ रही है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18 वैशाली। और अब जरा इस खबर को समझिए। बैंक और फाइनेंस कंपनियों पर अपराधियों की नजर है। आज वैशाली में एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े 47 लाख की लूट हुई। 7 जुलाई 2020 को वैशाली में ही मुथूट फाइनेंस से 55 किलो सोना लूटकांड हुआ था। 9 जनवरी को मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक से 17 लाख की लूट हुई थी। 22 जुलाई 2020 को पटना में पीएनबी में 52 लाख की लूट हुई थी। जाहिर है ताबड़तोड़ लूटकांड कहीं न कहीं बिहार पुलिस की नाकामी है। लिहाजा सरकार ने अक्षम कर्मियों को रिटायर करने का फैसला लिया है। मतलब अब बिहार में निकम्मों की कोई जगह नहीं है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को वैशाली जिले में हुई राज्य की एक सबसे बड़ी लूट की घटना हुई थी, जहां 55 किलोग्राम से ज्यादा सोना लूट लिया गया था। मुथूट फाइनेंस कंपनी के स्ट्रांग रूम में ग्राहकों का 20 करोड़ से अधिक का सोना रखा हुआ था। इधर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। पुलिस को मुस्तैद रखने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस केस की तह तक पहुंचने की बजाय उगाही में जुटी है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चांदमारी रोड में रहने वाले रविंद्र प्रताप का कहना है कि वो अपनी जमीन पर पुराने मकान को तोड़कर नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी के बेवजह दखल देने का फायदा कंकड़बाग पुलिस उठा रही है। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज दिया है जिसमें पुलिस मौके पर पहुंचकर
पैसे वसूलती नजर आ रही है। उन्होंने पटना के आईजी को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है। घर है, उस घर को तोड़ के हम नया घर बना रहे हैं। ठीक है, कंकड़बाग थाना के साथ मिलके हमारे पड़ोसी एक हैं जगतानंद सिंह, वो कंकड़बाग थाना के एएसआई धर्मनाथ राय के साथ मिल करके और हमको तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। बिना कोई वैध कागजात के काम रोकने का, वैध कागजात के हमारे यहाँ आ करके बार बार काम रोकवा देती है पुलिस। अंत में फिर जो है अभी हाल फिलहाल में धर्मनाथ राय के गलत रिपोर्टिंग पर 144 का केस हमारे ऊपर कर दिया गया है, जो कि यहाँ एसडीएम साहब के यहाँ आज भी डेट पड़ा हुआ है, उस पर 144 की कार्रवाई करने जा रहे हैं। और भारत में करप्शन के मामले को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के आंकड़े से समझिए। भारत में घूसखोरी की दर 39% है। मतलब 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया है। रिश्वत देने में भारत के लोग एशिया में सबसे आगे हैं। लोगों को किसी न किसी रूप में घूस देना ही पड़ता है। एशिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति काम कराने के लिए रिश्वत देता है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में मौजूद है। इधर रांची की खबर की बात करेंगे। रांची में पुलिस ने मानव तस्करों के चंगुल से 7 लड़कियों को बचाया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रांची एयरपोर्ट से 7 लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया। रेस्क्यू की गई सभी लड़कियां खूंटी जिले की रहने वाली हैं। वहीं पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बच्चियां लोग जा रही हैं, बच्चे भी हैं उनके साथ में। और एक नाम आया था पूनम बारला। ये पूनम बारला पहले से भी इस ढंग के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में पहले से भी ये नामित रही हैं और इनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई पहले भी हो चुका है। चूँकि इनका प्लेसमेंट एजेंसी दिल्ली में ऐसा जानकारी मिला है कि उत्तम नगर में है, ये चलाती हैं और इस धंधे में ये लिप्त है। इनकी गिरफ्तारी तो मैंने डिटेन करवाया है। जाँच में प्रथम दृष्टया यही सामने आया कि हाँ ये लेके जा रही थी और कहीं न कहीं उनको दिल्ली के में प्लेस करती है। और अब जरा इस खबर को समझते हैं। मानव तस्करी के मामले झारखंड में काफी ज्यादा सामने आते रहते हैं समय समय पर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बड़ी वजह है गरीबी। मानव तस्करी चलाने वाले गिरोह लगातार यहां पर काम कर रहे हैं। गरीबी और भोले भाले लोगों को इसमें फंसाया जाता है, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है। नौकरी और अच्छी जिंदगी दिलाने के नाम पर शहरों में ले जाया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। और इसे रोकने के लिए झारखंड सरकार ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन भी किया है। हालांकि बहुत ज्यादा इसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने भी हंगामे की पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन विपक्ष जिसकी आड़ में राजनीति करने की कोशिश कर रहा है, उस आंदोलन की हवा ही निकलती जा रही है। What derail? What budget session? Budget session will take place. But is the opposition supposed to be quiet or raise the people's voice? मॉनसून के बाद सीधे बजट सत्र से शुरू हो रही संसद की कार्यवाही के लिए विपक्ष की रणनीति यही होने वाली है। विपक्ष के 17 दलों ने किसानों के समर्थन में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा पेश करेंगी। उधर कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में 16 दल एक साथ आए हैं। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, एनसी, डीएमके, टीएमसी, शिवसेना, एसपी, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, पीडीपी, एआईडीएमके, केरल कांग्रेस एम, एआईयूडीएफ शामिल है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी। सभी पार्टीज की तरफ से स्टेटमेंट, 14 पार्टीज की तरफ से स्टेटमेंट रिलीज करते हैं और कल का जो सेशन है, जॉइंट सेशन, उसका बहिष्कार करते हैं। जैसे आप हुआ, जैसे अकाली दल हुई, वो भी अपने अपने घोषणाएं की कि वो भी बहिष्कार करेंगे। सो आज इस बार सामूहिक ढंग से मेरे ख्याल से विपक्ष का एक आध रहा तो रहा सांसद, नहीं तो नहीं रहेंगे।
एक तरफ विपक्ष को बड़े दिनों बाद संसद में सरकार को घेरने का बड़ा मौका मिल रहा है। कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन के नाम विपक्ष पूरे सत्र को भुनाने की रणनीति में जुटा है। वहीं गणतंत्र दिवस पर उपद्रव के बाद किसानों का आंदोलन लगातार कमजोर हो रहा है। किसान नेताओं पर पुलिस की कार्रवाई के बीच अब स्थानीय लोगों ने दिल्ली बॉर्डर खाली करने के लिए किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है। हम इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं, हम इस जगह को खाली करवाना चाहते हैं और करवाएंगे, हमारी गारंटी है। ये भेड़िए है किसान के रूप में, पुलिस वाले हमारे भाई हमारी सुरक्षा में, उनको मारा इन्होंने, वो किसान नहीं कर सकता, ये भेड़िए कर सकते हैं। हम बॉर्डर खाली कराएंगे, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। तीनों कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहा था, लेकिन इस आंदोलन में घुसपैठ न कर पाने का मलाल अधिकांश विपक्षी दलों को बना रहा। हालांकि किसान आंदोलन को बाहर से समर्थन देने का मौका विपक्षी दलों ने नहीं खोया है, लेकिन इस बार बजट सत्र के बहाने संसद में सरकार को घेरने और खुद को किसानों का हितैषी दिखाने का बड़ा मौका उनके हाथ लगा है, जो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब जरा इस खबर को समझते हैं। कोरोना के चलते इस बार संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया था। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सावधानी बरती गई थी। 2021-22 का बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। देश के इतिहास में पेपरलेस यानी कागज रहित पेश होने वाला ये पहला बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप के नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है, ताकि संसद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सके। हालांकि ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। विपक्ष के तेवर से यही लग रहा है। इधर सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल बंद होने से 40,000 के करीब किसान प्रभावित हैं। मिल पर करोड़ों का बकाया है और किसानों के साथ कर्मचारियों में मायूसी छाई हुई है। बिहार के रीगा चीनी मिल की पहचान किसी जमाने में प्रदेश की शान के तौर पर होती थी। इस चीनी मिल के बदौलत इलाके के किसानों की बेटियों की शादियां हुआ करती थी, तो वहीं बीमार किसानों का इलाज। लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुई, तब से किसानों की परेशानी बढ़ गई। ये तो न केवल रीगा, सीतामढ़ी और शिवहर के लिए, बल्कि संपूर्ण बिहार प्रांत के लिए ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का यह वही मैदान है जहां गन्ना के पेराई सत्र के दौरान यहां गन्ना से लदी सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं यह मैदान आज पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यह कहानी कह रहा है सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की बदहाली का, किसानों की बदहाली का। और यहाँ जो रीगा चीनी मिल से आसपास का इलाका हरा भरा होता था, किसानों को रोजगार मिलता था, आम लोगों को इस रीगा चीनी मिल से जो आमदनी होती थी, वो सब चीज आज खत्म हो गया है। पूरी तरीके से यह मैदान वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। चुनाव के ठीक पहले बिहार में कृषि संसाधनों को बढ़ाने और नए उद्योग को लगाने का सरकार की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद भी तस्वीर कुछ साफ नहीं दिख रही है। सरकार का कहना है कि वे जल्द इस दिशा में काम शुरू करेंगे। और वास्तव में बिहार में इस बार जो हम सब सरकार में आए हैं, तो एक बड़ी संभावनाओं को भी देख रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में कैसे हम पुनर्स्थापित करें। मैं समझता हूं उचित कि कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। हालांकि नेताओं का ये बयान बिहार की जनता दशकों से सुन रही है, क्योंकि बिहार की इंडस्ट्री की ये बदहाली किसी एक पार्टी की सरकार की देन नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे तमाम सरकारों ने कभी मुद्दा माना ही नहीं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।